सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है। इससे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपने लगा लिए होंगे। पीडीएफ मिल जाएगी, साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का, डाउनलोड करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, वो आपकी मर्जी है, साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, वेदर पीपल चेंज और नॉट इज लार्जली डिटरमाइंस बाय व्हाई दे चेंज। तो वन बाय वन एलिमिनेट कीजिए और लॉजिकली आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। वेदर पीपल चेंज और नॉट, कि लोग बदलते हैं कि नहीं, तो ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है वाई दे चेंज, कि वो क्यों चेंज होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये इज लिखा हुआ है, ये बी की फॉर्म आपको दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। अब बी की फॉर्म के बाद या तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है या V3 होता है पैसिव में। आईएनजी वाली फॉर्म हमको दिखाई दे नहीं रही है, तो मतलब पैसिव ही चाहिए होगा कि इस चीज से निर्धारित होता है, तो किसी दूसरी चीज से निर्धारित होता है, बाय भी लिखा हुआ है तो पैसिव चाहिए होगा। तो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। और आपका यहाँ नहीं है, ये वाला गलत हो गया। इधर है, सॉरी इधर गलत हो गया ना, ये वाला ऑप्शन भी। और बी वाले में है, बी और सी हो गया। बट एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डिटरमाइंड फिर अगर आपकी वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए होगा। तो लार्जली होता तो ये सही होता, तो लार्जली का ही दूसरा नाम प्रीडोमिनेंटली है, मुख्य रूप से या मुख्य तौर पर। प्रीडोमिनेंटली, लार्जली, मेनली, चीफली, ये सब एक ही होते हैं, एक ही बात है। तो कहने का मतलब आपका बी आंसर हो जाएगा। तो वेदर पीपल चेंज और नॉट इज लार्जली या इज प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय व्हाई दे चेंज। अगला क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में थोड़े से इजी क्वेश्चन भी रखे हैं इसके अंदर, अभी इसमें भी धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन, कि क्या कह दिया गया है। व्हाट हैज बीन सैड, क्या कह दिया गया है। यहाँ पे भी हमको पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये गलत हो गया। इधर है, ये नहीं है, नो चेंज गलत हो गया। उसके बाद हैज़ के बाद V3 आता है, वो ये V3 यहाँ पे है। और पैसिव चाहिए था, हैज़ हैव प्लस V3 का पैसिव होता है हैज़ हैव बीन प्लस V3। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है, आस्किंग क्वेश्चंस में आस्किंग जो है वो आपका जेरेंड है, जो कि सब्जेक्ट बन के आया हुआ, उसकी जो वर्ब है वो हेल्प्स है। क्लियर है, कोई दिक्कत? और हेल्प्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव भी आता है और टू इन्फिनेटिव भी आता है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। हैज़ बिन सैड में यहाँ ये वर्ब है और उसका जो सब्जेक्ट है वो वर्ड है, कि क्या कह दिया गया है। तो आस्किंग क्वेश्चंस हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उससे और बढ़िया तरीके से समझ में आता है कि क्या चीज़ कह दी गई है किसी के द्वारा। पैसिव चाहिए था, बोलो हाँ। A high performer is 400 times has more productivity than the average performer। बताओ भाई, हाई परफॉर्मर इज 400 टाइम्स हैज। अब देखो इज जो है वो तो इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब है, बट जो हैज है फिर उस वाले वर्ब की सब्जेक्ट कहाँ है? हाई परफॉर्मर इज 400 टाइम्स। अब ये मत कर देना 400 टाइम्स जो है वो हैज का सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है भाई। और होता भी तो फिर वो प्लूरल नहीं होता, पहली बात तो है भी नहीं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है ना हमारे पास। क्योंकि बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो ये तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन जाएगा ना एक तरीके से। हमें वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए है नहीं, मतलब लिखा हुआ जो वो गलत है। अब क्या करें जी, देन लिखा हुआ है, देन का मतलब कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ये होती है नहीं, ये वाली है कंपैरेटिव डिग्री। या मच मोर होता तो वो भी सही था, क्योंकि मच मोर प्रोडक्टिव हो जाता, फिर मोर प्रोडक्टिव कंपैरेटिव हो जाता, उसको फिर मॉडिफाई करने वाला मच आता है। ये हमने एडवर्ब की क्लास में पढ़ा था। तो मोर प्रोडक्टिव भी सही होता है, मच मोर प्रोडक्टिव भी सही होता है, क्योंकि मच तो बस एक मॉडिफाई करने वाला शब्द होता है। बट मोर शब्द तो चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि देन लिखा हुआ है। तो प्रोडक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर प्रोडक्टिव। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया, सी आंसर है। A high performer is 400 times more productive than the average performer. Some countries which miss out on the first green revolution due to poor policies are now witnessing a change and are becoming more self-sufficient। कुछ कंट्रीज जो कि रह गई थी पहली ग्रीन रिवोल्यूशन में, मतलब जो उसका पार्ट नहीं बन पाई थी, जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था,
पुअर पॉलिसीज के चलते। अब वो विटनेस कर रही हैं चेंज और अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन अब थोड़ी हुआ था, पहले कभी हुआ होगा, पास्ट की बात हो रही है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, ये गलत और ये गलत। कंट्रीज क्या है, नॉन लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो इसके लिए हु कब से यूज होने लगा, विच यूज होता है, तो मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 350% ड्यूरिंग पीक फेस्टिवल सीजन्स ऑन अकाउंट ऑफ द अनबिलीवेबली लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय रिटेलर्स। जो ऑनलाइन शॉपिंग है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज हो जाएगी 350%। कब, पीक फेस्टिवल सीजन्स में। किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है इस वजह से। अरे बोलो, इस वजह से। किस वजह से, जो अनबिलीवेबली लो प्राइसेस ऑफर किए जा रहे हैं रिटेलर्स के द्वारा, उसकी वजह से बढ़ जाएगी, जो है क्या, सेल की बात हो रही है। अब कुछ गलती है, मेरे को तो लग नहीं रही है। द आर्टिकल प्राइसेस के लिए आया हुआ ये नाउन है। कैसे प्राइस लो, तो ये एडजेक्टिव है। कितने लो, अनबिलीवेबली लो, तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। मतलब लिखी हुई स्टेटमेंट ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। वही सेम चीज कि पहली बात तो एक प्राइस नहीं, काफी सारे प्राइस ऑफर किए जा रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा ये नाउन था, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब करता है, बट ये तो खुद ही एडजेक्टिव है, अनबिलीवेबल, तो गलत हो गया। लोएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंस नहीं है। लोवरिंग तो वर्ब होती है, हमें नाउन चाहिए क्योंकि द आर्टिकल है तो आगे नाउन होना चाहिए। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। अच्छा, नाउन है बट नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं है। लोवरिंग बस वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होता है, किसी चीज को लोअर करना मतलब कम करना। और आप यहां से भी गलत कर सकते हैं कि एक से ज्यादा प्राइस ऑफर किए जा रहे हैं, रिटेलर्स भी प्लूरल है ना, तो यहाँ पे भी प्राइसेस होना चाहिए, बाकी हर जगह प्राइस था, तो ये भी एक सिंपल सा लॉजिक था। Asian firms need to spend 50% more than the research and development and coming with breakthrough innovations to be competitive. एशियन फर्म्स को अब स्पेंड करना 50% मोर देन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीड टू स्पेंड 50% मोर देन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे ज़्यादा स्पेंड करना है। और उनको आना है ब्रेक थ्रू इनोवेशंस, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो कंपेटिटिव रह सके, दूसरों के साथ कॉम्पीट कर सके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एशियन फर्म्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उसकी जो वर्ब है वो नीड है बेटा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब है, बोलो हाँ। तो एंड के बाद भी जो वर्ब चाहिए होगी वो प्लूरल नहीं चाहिए होगी। और अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो पैरेललिज्म मेंटेन होगा, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए होगा कि एशियन फर्म्स को जरूरत है, और एशियन फर्म्स ही तो आ रही है ना ब्रेक थ्रू इनोवेशंस के साथ। ब्रेक थ्रू मतलब न्यू, ऐसी कोई चीज जो डिसरप्ट कर दे, बिल्कुल बदल के रख दे, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा इनोवेशन। तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए होगी। आईएनजी गलत, सेकंड फॉर्म भी गलत, एस या ईएस वाला भी गलत, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, तो सी आंसर हो गया आपका। क्लियर है सभी बच्चों को? एक टर्म होता है इसके अंदर कम इनटू, उसका मीनिंग अलग से समझ लेंगे। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इफ समवन कम्स इनटू मनी, प्रॉपर्टी और अ टाइटल, दे रिसीव इट एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ रिलेशन। कहने का मतलब, अगर किसी की डेथ की वजह से आपको कुछ मिल गया है तो वहां पे आप कम इनटू का यूज कर सकते हैं। शी केम इनटू अ बिट ऑफ मनी व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड। तो जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो उसको बहुत सारा पैसा मिल गया है, यहाँ पे उसने रिसीव किया उसे। और कम अप विद का मतलब है कुछ लेके आना, ठीक है। और कमिंग यहाँ पे अगर कोई बच्चों को सही लग रहा है, पहली बात तो गलत है, वी वन चाहिए था। दूसरी बात, किसी को कमिंग लग भी रहा है तो कमिंग का मतलब इन जनरल आने से रिलेटेड होता है, कोई आ रहा है। यहाँ पे लिटरली आने की बात नहीं हो रही है, फिगरेटिवली आने की बात हो रही है। फिगरेटिवली मतलब कि एक्चुअल में वो लेके आएंगे आपके सामने, प्रेजेंट करने वाली। कम अप विद समथिंग का मतलब प्रेजेंट करने से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यूं नहीं कंपनी वाले यहाँ लेके आ रहे हैं ऐसा अपने अपने कस्टमर के लिए, ऐसा नहीं है, चल चल के नहीं आना असली में। तो इनडायरेक्ट बात हुई है आने की। An audit of private electricity distribution companies will be undertaken before the government announces to hike up tariffs. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्यारा क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। An audit of private electricity distribution companies will be undertaken before the government announces to hike up tariffs. Tariff मतलब टैक्सेस को बोलते हैं। तो जो ऑडिट है प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, विल बी अंडरटेकन मतलब उसे कंसिडर किया जाएगा कब, बिफोर द गवर्नमेंट अनाउंस
कि गवर्नमेंट के अनाउंस करने से पहले ही, क्या अनाउंस करने से पहले, जिसमें वो बढ़ाएंगे। हाइक का मतलब होता है बढ़ाना, किसको, टैरिफ को। टैरिफ मतलब टैक्सेस। अब यहाँ पे दो बातें सीखने वाली हैं, ये दो तीन शब्द हैं, सबको सीखेंगे। पहली बात हाइक। हाइक का मतलब ऑलरेडी ही गो अप होता है, इसके अंदर अप पहले से होता है। हाइक का मतलब बढ़ना होता है, ऊपर जाना, गोइंग अप। फिर एक टर्म आता है SOAR, सोर का मतलब सेम होता है हाइक। हाइक और सोर सेम होते हैं, मतलब बढ़ना। फिर आता है आपके सामने सोर, ये वाला, ये पेन से रिलेटेड है। जैसे सोर थ्रोट होता है ना, गले में दर्द हो रहा है, सोर थ्रोट, तो पेन से रिलेटेड होता है। अब आप एक चीज जान लीजिए कि हाइक के साथ अप का यूज नहीं करते, क्योंकि हाइक का मतलब होता है गो अप, उसके अंदर अप पहले से ही है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एंटर के बाद इन जनरल इनटू का यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसका मतलब होता है कम इनटू। सिमिलर सिचुएशन में यहाँ पे इसके बाद अप नहीं आएगा, नो चेंज, गलत। हाइक के बाद इन भी नहीं आता, ये भी गलत। सीधा बोलते हैं हाइक समबडी, हाइक समथिंग, सॉरी, शी हाइक्ड दिस, द कंपनी हाइक्ड दिस, बढ़ाना किसी चीज को इन जनरल, तो सीधा बढ़ाने की बात होती है, तो ये भी गलत। कोई प्रेपो नहीं आता, सीधा टैरिफ बढ़ाने की बात होती है। तो वैसे भी मैंने बोला ना, हाइक के बाद प्रेपो नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी अप होता है। अब ये कि ये तो पेन से रिलेटेड है, तो पेन को करने का यहाँ पे क्या मतलब है, टैक्स और पेन का, टैक्स को बढ़ाने से बात हो रही है। और टू के बाद V1 चाहिए, तो सोर V1 भी होता है, तो टू सोर टैरिफ, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। He need not offer any explanation regarding this incident. His behavior speaks for himself. यहाँ पे एक idiom है, आपको सीखना पड़ेगा, और वो idiom है if something speaks for itself, that means it is clear and needs no further explanation. कि मतलब उस, जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब बच्चे इन जनरल पूछे कि भाई कैसा पढ़ाते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट को पढ़ के सिलेक्शन ले रहा है, तो वो अपने आप वो चीज़ बोल रहा है, मतलब कंटेंट बोल रहा है अपने आप ही, क्योंकि एक्चुअल में किसी का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे, मतलब मैं वाहवाही नहीं लूटना चाह रहा हूँ, मॉडेस्ट ही होना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है। चलो, इफ समथिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, इट इज क्लियर एंड नीड्स नो फॉर, क्योंकि देखो मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो बनता ही है ना, है, अपनी भी कभी कभी तारीफ कर लेनी चाहिए। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है इस दुनिया में, वरना लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, ही नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, हिज बिहेवियर स्पीक्स फॉर इट सेल्फ होता है, उसका बिहेवियर ही बोलता है, उसके बिहेवियर से ही क्लियरली शो होता है, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। तो स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ हो जाएगा। तो बाकी सब गलत है यहाँ पे, क्योंकि एक ये स्टेटमेंट होता है, स्पीक टू नहीं, स्पीक अबाउट नहीं, स्पीक फॉर ही होता है। स्पीक फॉर यहाँ पे भी है, बट बिहेवियर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इट है, तो इट के लिए इट सेल्फ आता है, ना कि हिमसेल्फ, इसलिए बी आंसर है। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर है, किससे, किसी और कंट्री की पॉपुलेशन से। दैट ऑफ का मतलब भी यही होता है, द पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर कंट्री। यहाँ पे दो तीन चीजें सीखने वाली हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। देन जो है उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, आया हुआ है। ये दैट ऑफ का मतलब पॉपुलेशन ऑफ ही है, बस लिखा नहीं हुआ, ताकि नाउन नाउन रिपीटिशन ना हो। हमने एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ा है ना इसे, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली। वो दैट ऑफ का मतलब द क्लाइमेट ऑफ ही है, फॉल्टी कंपैरिजन में हम इसे पढ़ते हैं। और दूसरी बात, कंट्री का कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम सेम का ना हो जाए, इसलिए अलग करने के लिए अदर भी लगाते हैं। मतलब सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, 9th में नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। अब ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी, एनी के बाद अदर चाहिए, क्योंकि कंट्री का कंट्री से भी कर रहे हैं ना, तो सेम सेम का ना हो जाए, अलग करने के लिए अदर चाहिए होता है, तो ये गलत। दोज आ नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो उसके लिए दैट ऑफ आता है। ग्रेटर देन गलत हो गया ना, जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है किसी और कंट्री से, या किसी और कंट्री की पॉपुलेशन से, किसी और कंट्री की पॉपुलेशन से, तो यहाँ पे दैट ऑफ होना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ, तो डी एकदम सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, जल्दी से बनाएंगे। इन एडिशन टू एनहांस देयर रेपुटेशंस थ्रू स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी, कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग सोशल इनिशिएटिव्स टू ओपन न्यू मार्केट्स। बताओ भाई, चलो मीनिंग समझते हैं पहले। इन एडिशन टू एनहांस देयर रेपुटेशन थ्रू स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ फिलैंथ्रोपी, तो फिलैंथ्रोपी का स्ट्रैटेजिक यूज करके
रेपुटेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब दान करके अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं। होता है ना कि कोई बहुत बदनाम है तो चैरिटी खोल ली ताकि सबको लगेगा बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे काम करता है। तो फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी मतलब दुनिया के लिए कुछ करना, ठीक है, एक तरीके से वेलफेयर के लिए काम करना, परोपकारी। तो फिलांथ्रोपी का यूज़ करके रेपुटेशन को एनहांस करने की बात हो रही है, तो कंपनीज क्या करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं कुछ सोशल इनिशिएटिव्स जो होते हैं ना, कि भाई फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, स्वच्छता अभियान है, या फिर भाई बीमारी को मिटाने के लिए कोई कैंपेनिंग चलाई जा रही है। सोशल इनिशिएटिव्स जो होते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं ताकि न्यू मार्केट्स को ओपन कर सकें, मतलब ताकि लोग उनको और जाने और पहचाने। तो जितना वो डिस्कवर होंगे उतना लोग उस कंपनी के बारे में जानेंगे और उतना उसके प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एरर है, एरर यहाँ पे ये है, एरर इन द सेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे ये है कि इन एडिशन टू में आपको लग रहा होगा टू के बाद V1 चाहिए, तो बच्चे ने सबसे पहले इसको काटा मारा होगा, जबकि यही आंसर है। कैसे? तो ऐसे, क्योंकि टू के बाद एक्चुअल में V1 आता है वो तब जब इन्फिनेटिव हो। ये मैंने वर्ब की क्लास में आपको पढ़ाया भाई, पढ़ाया ना आपने वर्ब की क्लास में। बट टू के बाद V1 ING भी आता है। कब आता है? जब टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। जब टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है तो उसके बाद V1 ING का भी यूज करते हैं, क्योंकि प्रेपो के बाद नाउन चाहिए होते हैं। वो अब नाउन चाहिए तो नाउन तो लिखा नहीं है, तो वर्ब ING फॉर्म में जेरेंड होती है, नाउन होता है। तो ऐसे ही इन एडिशन टू में ये टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद जो वर्ब है वो ING फॉर्म में होगी। सर हमें कैसे पता लगेगा? मैंने पढ़ाया है वर्ब की क्लास में, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, और इसके अलावा वो जो प्रेपोजिशन की शीट दी है उसमें लिस्ट में है जिस शब्द के साथ टू फिक्स्ड है वो अपने साथ ING फॉर्म लेगा, V1 नहीं लेगा। तो यहाँ पे एनहेंस नहीं आएगा, एनहेंसिंग आएगा। बाकी कहीं पे ING फॉर्म नहीं है। भले ही आपको ये वाला B ऑप्शन भी अच्छा लग रहा हो, A ऑप्शन भी अच्छा लग रहा हो और कंफ्यूज भी हो रहे होगे आप, है ना, बट यहाँ पे C आंसर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलें भाई, कोई दिक्कत? चलिए बनाएंगे अगला क्वेश्चन जल्दी से। He keeps getting for me and I really do not know what I have done wrong. He keeps getting for me, यहाँ पे दो तीन चीज़ें सीखने वाली हैं, उसको पहले वन बाय वन सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गेट एट की। गेट एट का मतलब है क्रिटिसाइज करना किसी पर्सन को रिपीटेडली, लगातार किसी को क्रिटिसाइज करना। फिर आता है आपके सामने गेट ऑफ। गेट ऑफ का क्या मतलब है? टू अवॉइड पनिशमेंट और टू हेल्प अनदर पर्सन टू अवॉइड पनिशमेंट फॉर समथिंग, तो किसी पनिशमेंट से बच निकलना, ठीक है। अच्छा, गेट एट का एक मतलब ये भी होता है टू रीच और ऑब्टेन समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू गेट, तो कोई चीज़ आपने पा ली है, वहाँ पहुँचना मुश्किल था बट आप फिर भी वहाँ तक पहुँच गए हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो गेट एट का मतलब क्रिटिसाइज और गेट एट का मतलब किसी चीज़ को ऑब्टेन करना। फिर उसके बाद आता है गेट ऑफ, इसका मतलब होता है पनिशमेंट को अवॉइड कर लेना। फिर आता है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब है किसी को डिप्रेस करना या फिर डीमोरलाइज करना। और गेट डाउन का मतलब कुछ लिखना भी होता है, राइट डाउन से रिलेटेड भी होता है, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पे वापस जाएं तो क्वेश्चन पे कह रहा है ही कीप्स गेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग देखे, ध्यान से देखना। एक गेट एट, गेट ऑफ और गेट डाउन। गेट फॉर हमने नहीं देखा क्योंकि गेट फॉर कुछ है ही नहीं। ही कीप्स गेटिंग फॉर मी, क्या है गेट फॉर? गेट फॉर कुछ भी नहीं होता, ऐसे उसने बना के दिया हुआ, तो ये तो गलत हो गया आपका। उसके बाद गेट ऑफ का मतलब होता है पनिशमेंट से बच जाना, तो यहाँ पे पनिशमेंट से बचने की बात नहीं है। आगे लिखा हुआ आई रियली डू नॉट नो व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया है। तो अगर कुछ उसने गलत नहीं किया तो सामने वाला उसके साथ कुछ कर रहा है, तभी वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत कर दिया, पता नहीं मुझे बार बार ये ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो शायद क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड बात है, ना कि पनिशमेंट से बचने वाली। गेट डाउन का मतलब डिप्रेस करना का कोई सेंस नहीं है, लिखने का भी कोई सेंस नहीं है। गेट एट का क्रिटिसाइज वाला सेंस है कि वो लगातार मुझे गेट एट कर रहा है, मतलब मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या गलत बोल दिया है या क्या गलत कर दिया है। तो गेट एट आना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन दैट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर कल्चर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ें सीखने वाली है। डिस्क्रिमिनेशन के साथ या डिस्क्रिमिनेटिंग के साथ हम लोग अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल सी है, फिक्स्ड है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट समथिंग होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन, क्या करना है, क्या सिखाना है कि जो डिस्क्रिमिनेट करते हो अगर किसी भी कल्चर के अगेंस्ट, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है और अच्छी चीज़ नहीं है, तो बी आंसर है। ऑल्दो ऑफिशियल ऑर्डर्स वर्क ऑफ रीसर्वे of out of school children has not yet been undertaken in many parts of the state। आपको याद होगा
ये हमने बेसिक वाली क्लासेस में भी पढ़े हैं और शायद मैंने पहले भी प्रैक्टिस क्लास में भी करवाया, इनके मीनिंग समझाए थे। तो सीख लेते हैं पहले। इवन दो और ऑल दो दोनों सेम होते हैं। इवन दो और ऑल दो दोनों सेम होते हैं, ये एक कंजंक्शन है। इवन दो ही लेफ्ट स्कूल एट 16 ही स्टिल मैनेज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। हालांकि छोड़ दिया था स्कूल 16 की उम्र में, बट फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इवन दो कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ता है, या ऑल दो भी कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। आई होप समझ में आ गया। फिर नेवरदिलेस भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। बहुत सारी शादियां फेल होती है, बावजूद उसके पीपल कंटिन्यू टू गेट मैरिड, फिर भी शादी करते हैं, पता है नहीं चलेगी फिर भी करते हैं, उसके बावजूद भी करते हैं। अब ऑल दो और इवन दो, क्या ये कंजंक्शन है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के आगे तो क्लोज होना चाहिए था ना, क्योंकि कंजंक्शन तो दो क्लोजेस को जोड़ता है ना। क्लोज का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, उसको क्लोज बोलते हैं। बट यहाँ तो सिर्फ ऑफिशियल ऑर्डर्स लिखा हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट मान लेते तो इसकी वर्ब साथ में तो लिखी ही नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ से तो अगला क्लोज शुरू हो गया कि जो वर्क है रीसर्वे ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज़ नॉट येट बीन अंडरटेकन। तो ये वाली जो वर्ब है ना, हैज़ बीन अंडरटेकन वाली, इस वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब है, सॉरी वर्क है, सिंगुलर का सिंगुलर हो गया। बट ये सब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी होता, वर्ब एक्स्ट्रा है नहीं, तो मतलब यहाँ पे ये गलती होगी, कंजंक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे हमें। ऑल दो गलत हो गया, इवन दो भी गलत हो गया। नेवरदिलेस एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? या तो किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या खुद किसी दूसरे एडवर्ब को, जबकि ऑफिशियल ऑर्डर्स तो नाउन है। तो एडवर्ब कैसे आ जाएगा यहाँ पे? ये गलत। इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, और वो प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, और प्रेपो के बाद क्या आते हैं? प्रेपो के ऑब्जेक्ट वो क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो देखो नाउन भी है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, और यहाँ पे प्रेपो आ सकता है, और मीनिंग भी आ रहा है। ऑफिशियल ऑर्डर्स के बावजूद जो वर्क है, हैज़ नॉट येट बीन अंडरटेकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट। समझ में आया सभी बच्चों को? Ayurveda believes that herbs, when ingested, bring about changes in the energy of a human body. आयुर्वेदा ये मानता है, क्या मानता है? सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया कि जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स अगला आपका सब्जेक्ट है, नया क्लोज शुरू हो रहा है। हर्ब्स को जब इंजेस्ट किया जाता है, मतलब कंज्यूम किया जाता है, तो वो क्या लेके आते हैं? उनकी वजह से चेंजेस आते हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब कुछ आना। तो ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? हर्ब्स है। ये प्लूरल है, तो फिर वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है, वो ठीक लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जो टर्म चाहिए फिर वो वर्ब नहीं होगा, वो इसके बारे में बता रहा है। हर्ब्स क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में जो बताएगा। यहाँ पे ये इंजेस्टेड जो है वो एडजेक्टिव है, V3 पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि सब्जेक्ट को तो वर्ब मिल गई ना, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे एक और वर्ब नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे जो भी चाहिए होगा वो इसके बारे में बता रहा है कि हर्ब्स को जब इंजेस्ट मतलब कंज्यूम किया जाता है औषधियों को, तो उससे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी की एनर्जी में। अब क्या इंजेस्टेड ठीक है? एकदम ठीक है। V3 पार्टिसिपल होता है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या दिक्कत है? फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है? यहाँ पे हमें वर्ब तो मिल गई ना, इस सब्जेक्ट की वर्ब तो यहाँ मिल गई ना, यहाँ दूसरी वर्ब थोड़ी लिख सकते हो आप। वर्ब लिखोगे तो फिर उसको एक और सब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। तो इंजेस्ट और एसिमिलेट नहीं आ सकते, दोनों फर्स्ट फॉर्म है। कंज्यूम्ड आ सकता था, हालांकि इंजेस्ट, एसिमिलेट, कंज्यूम, इन सबके मीनिंग भी सेम है, इन सबके मीनिंग सेम है, कुछ कंज्यूम करना, कुछ खाना। बट यहाँ पे फिर व्हेन मिसिंग है। हर्ब्स को जब कंज्यूम किया जाता है तब वो चेंजेस लेके आते हैं एनर्जी में ह्यूमन बॉडी की। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूम्ड भी आपका रॉन्ग हो गया, व्हेन मिसिंग है, तो नो चेंज रिक्वायर्ड था। It is impossible to say at what point along the continuum a dialect became a separate language. Dialect बोली को बोलते हैं। Continuum क्या होता है? Continuum को समझते हैं। Continuum एक नाउन है जिसका मतलब something that changes in character gradually or in very slightly stages without any clear dividing points. मतलब कोई एक चीज है, अब जैसे मान लो कोई एक चीज है, और कब वो दूसरी चीज में तब्दील हो जाए पता नहीं लगता, वो कॉन्टिन्यूम है। ऐसी कोई चीज़ जो चेंज हो रही है करेक्टर में ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जिसमें पता भी नहीं लग रहा कि क्या स्लाइटली स्टेजेस आ रहे हैं, विदाउट एनी क्लियर डिवाइडिंग पॉइंट्स। मतलब एक चीज़ कब दूसरी चीज़ में तब्दील होगी वो पता ही नहीं लगा, वो हमें नज़र ही नहीं आई।
समझे कि नहीं? कोई चीज़ हो रही है हो रही है हो रही है, उसके बाद जैसे एक गाना बज रहा है, रिमिक्स होते हैं, जैसे मैशअप होते हैं, कब दूसरे में तब्दील हो गया, वो एक सेम बीट रखते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस एक मूवमेंट होती है, तो वो कॉन्टिनम है। समझे कि नहीं? तो लेफ्ट विंग या राइट विंग की बात नहीं होती है, पॉलिटिकल ओपिनियन एक लॉन्ग कॉन्टिनम है कि आप या पूरी तरीके से लेफ्ट नहीं होते हैं ना, आप पूरी तरीके से राइट होते हैं। कुछ हमारे जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो, मतलब हम कहते हैं कि मैं लेफ्ट विंग को फॉलो करता हूँ, मैं राइट विंग को करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम दूसरी आइडियोलॉजी की भी मानते होते हैं, हमें सबकॉन्शियसली वो चीज़ पता ही नहीं होती है, वो हम मानते होते हैं, बट तो कब हम इस तरफ से उस तरफ आ जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, बिना विदाउट एनी क्लियर डिवाइडिंग पॉइंट्स हमें समझ में ही नहीं आती कि कब हम इस जगह से उस जगह पहुंच गए, तो वो कॉन्टिन्यूम है। तो कह रहा है एक इम्पॉसिबल है ये कहना कि किस पॉइंट पे एक जो बोली है वो लैंग्वेज बन जाती है, उपभाषा जो है, समझ गए, वो कब एक भाषा बन जाती है, असली में एक भाषा बन जाती है, तो ये बता पाना मुश्किल है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, फैक्ट बताया जा रहा है कि ये इम्पॉसिबल है ये कहना कि कब ये चीज ऐसी हो जाती है। फैक्ट बताया, फैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता, तो सिंपल पास्ट तो आ नहीं सकता, तो बिकेम बेटा गलत हो गया, इसको हटा दूं, हटा देते हैं, नो चेंज रिक्वायर्ड। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, ये तो पास्ट था ना, हटा दिया। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे है, डायलेक्ट सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी सिंगुलर है, पास्ट फिर से गलत हो गया। अब लैंग्वेज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, सेपरेट होता है ना कि सेपरेटली, सेपरेटली तो एडवर्ब होता है, तो ए आंसर आ जाएगा। The city's IT hub isn't just decoding data or counting its export figures these days, but is rather aggressively beefed up security both online and offline। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बनाओ, कुछ बच्चों से हिलता ही नहीं है ये क्वेश्चन, बताओ भाई। यहाँ पे हमें पहले बीफ अप का मीनिंग समझना है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर इम्पॉर्टेंट, किसी चीज को मजबूती देना और उसे और क्रूशियल बनाना। वी नीड टू फाइंड सम न्यू प्लेयर्स टू बीफ अप द टीम, तो हमें कुछ प्लेयर्स चाहिए जिससे टीम स्ट्रांग हो सके। कंपनी के कुछ प्लान्स हैं जिसमें प्रोडक्शन को वो और मजबूती देने की बात हो रहे हैं और ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो सिटी का जो आईटी हब है वो जस्ट डिकोडिंग, वो डेटा को डिकोड नहीं कर रहा है या काउंट नहीं कर रहा है उसके एक्सपोर्ट फिगर्स को, बल्कि वो क्या कर रहा है, बट इज रादर अग्रेसिवली बीफ्ड अप सिक्योरिटी बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहा है वो एग्रेसिवली, ये बोलना है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे इज है, तो इज के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर भी देखो इज के बाद आईएनजी फॉर्म है, पैरेललिज्म को मेंटेन नहीं करेंगे कि ना कि सिर्फ ये कर रहा है बल्कि वो भी कर रहा है, बोलो हाँ, नहीं बोलोगे, बताओ। तो इज के बाद आईएनजी चाहिए, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। अरे भाई जब एक बार इज लिख दिया तो दोबारा से इज कैसे आएगा यहाँ पे, नहीं समझे, नहीं समझे, कंफ्यूज हो जाओगे ना, दो दो इज लगा दोगे क्या, वो बच्चा फ्लो फ्लो में लगा देता है, अग्रेसिवली इज बीफिंग है ना, इज बीफिंग अप वो लगा देता, बट इज वहां छुपा हुआ है पहले से ही, तो दो दो बार इज आ जाएगा, तो सिर्फ यही बचा ना, इज भी है, आगे वी वन आई एन जी चाहिए, बीफ अप का मतलब स्ट्रॉन्ग किसी चीज को बनाना भी होता है, बी आंसर है। It would be worthwhile to educate teenagers about the consequences of drinking and driving होता है, ये बड़ा बेसिक सा टर्म है, ड्रिंक एंड ड्राइव होता है एक्चुअल में, वो वर्ब होती है, उसी को आईएनजी फॉर्म बनाया, मैं समझाता हूँ। एक टर्म होता है ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव अ व्हीकल वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, मतलब मदिरा का सेवन करते करते वाहन को चलाना मतलब दारू पी के गड्डी चलाना, सीधी बात है, ठीक है। पीपल नीड टू रियलाइज व्हाट कुड हैपन इफ दे ड्रिंक एंड ड्राइव, अब ये वर्ब होता है, कैसे पता लग रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बस। डू नॉट ड्रिंक एंड, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू के साथ, है ना, डू नॉट गो, डू नॉट टॉक टू मी, तो फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको नहीं पता यहाँ पे ये प्रेपो है, तो प्रेपो के बाद अगर वर्ब होती है तो वो आईएनजी फॉर्म में होती है, तो दोनों तरफ आईएनजी करोगे ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग होगा ना, वो कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे, ऐसी आंसर नहीं हो जाएगा। Under the agreement, the government of Japan is committed to providing a soft iron of $19,864 billion to its neighboring country. Looking forward to, accustomed to, with a view to, अभी हमने देखा था in addition to, इनमें to fixed preposition होता है, तो ऐसे केसेस में इनके बाद V1 ING फॉर्म आती है। तो committed to एकदम ठीक है, ING फॉर्म ही चाहिए, मतलब ठीक लिखा हुआ है, बाकी कहीं पे भी ING फॉर्म नहीं है, चाहे आपको यहाँ से कितना भी सही लग रहा हो, बट कमिटेड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आता है। तो
नो चेंज रिक्वायर्ड. A teenager has worked out how germs travel on airplanes and what can be done to stop them. अब वर्कआउट का क्या मीनिंग है और वर्क ऑन का क्या मीनिंग है समझेंगे. वर्कआउट का मतलब है अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं किसी सॉल्यूशन को प्रॉब्लम के, तो आपने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, उस सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है आपने. और वर्क ऑन का मतलब है किसी को परसुएड करना या इन्फ्लुएंस करना. जैसे मैं अपने पापा को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि भाई मुझे टू टेक मी टू द एयरपोर्ट, गेट हिम टू टेक मी टू द एयरपोर्ट, वहाँ तक ले जाएं, या मुझे साइकिल दिला दे, वीडियो गेम दिला दे, जो भी कन्विंस करना. तो वर्कआउट का मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, यहाँ कन्विंस करना. अब टीनेजर ने क्या कर लिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया कि कैसे जर्म्स जो हैं वो एयरप्लेन्स में आ जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं उनको रोकने के लिए. सोल्यूशन ढूंढने की बात आ रही है तो वो वर्क आउट आएगा, ना कि वर्क ऑन. ऊपर है ना वर्कआउट. वो वर्कआउट वो भी होता है, जिम में जाते हैं हम लोग वर्कआउट करते हैं, वो नाउन होता है. हमें वर्ब चाहिए. हैज़ के बाद V3 है, तो यहाँ तो V3 है ही नहीं, गलत. वर्कड ऑन चाहिए नहीं, वर्कड आउट यहाँ पे है, बट एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए, एक्टिव चाहिए. टीनेजर ने ही ढूंढ लिया है, एक्टिवली खुद कोई काम किया है, बट ये तो पैसिव है, B+V3, तो ये गलत हो गया. फर्स्ट आंसर है. इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कंजेनियल टाउड्री. इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक करें क्या. टाउड्री शोई चीजों को बोलते हैं टाउड्री. टोड्री है, सॉरी, टोड्री. एक तो अनयूजुअल से वर्ड्स हैं, ये आ जाते हैं बीच बीच में कुछ कुछ, तो कॉन्टेक्स्ट से ही मीनिंग निकालना होता है. जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालूँ तो आगे एंड लिखा हुआ है, इसके आगे एंग्री है, तो मतलब ये भी कुछ नेगेटिव वर्ड ही होगा, समझे कि नहीं. तो बहुत बार ऐसे शब्द ही आ जाते हैं जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, RC क्लोज पैराजम्बल टाइप के, तो उसमें अगर वो कैब आ जाती है आपके सामने मुश्किल, तो आसपास के कॉन्टेक्स्ट से गेस करो. तो इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, वो तो आया हुआ है इलेक्शंस, बट यहाँ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन बना रखा है. कंजेनियल आएगा, कंटेंशियस आएगा, कॉम्प्लिसेंट आएगा. तो कंजेनियल तो फ्रेंडली होता है, इसका मीनिंग कोई चीज़ एमिएबल है, ठीक है, फ्रेंडली है. कंटेंशियस का मतलब होता है विवादित, और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है कि कोई जी हुजूरी कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी करने को राजी है. कंप्लाई करने के लिए राजी है. कंप्लाई पता है ना, फॉलो करना, कंप्लाई विद मैंने पढ़ाया हुआ आपको. वहाँ शीशे में मुझे मेरी वो परछाई दिख रही है, मेरे को लगा पता नहीं कौन झाँक झाँक के देख रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ. एकदम से मैं डर गया यार. नहीं हो जाता है ना, 2-3 बार ऐसे लगा, धोखा सा लगा कि कौन झाँक झाँक के देख रहा है मुझे ऐसे. इट हैज़ बीन, जनरली ये पर्दे लगे रहते हैं, आज मैंने पर्दे ही नहीं लगाए, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा यार, तब से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ मोस्ट कंजेनियल टाउड्री. अब टाउड्री का मीनिंग, टाउड्री था ना, टाउड्री क्या होता है, ये शोई बट चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी. मतलब दिखा रहे हैं दुनिया को बट घटिया क्वालिटी कोई चीज़ है, मतलब चमकीली रंग बिरंगी लेकिन है थर्ड क्लास कोई चीज़, टाउड्री. तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आ सकता है क्या, नहीं. तो कंजेनियल तो पॉजिटिव वर्ड है, तो कंजेनियल गलत हो गया, ऊपर भी और यहाँ पे भी. कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी वही होता है जो हाँ में हाँ मिलाए, बट हमें तो नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो ये भी गलत हो गया. कंटेंशियस आएगा विवादित. तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं विवादित हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विवाद उठा था, लोग बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे थे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर. तो नेगेटिव वर्ड यही है हमारे पास, बी, तो बी आंसर हो जाएगा. बनाओ भाई जल्दी. एविडेंस इंडिकेट्स दैट, वेरी नाइस क्वेश्चन. एविडेंस क्या इंडिकेट करते हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो होल्ड ऑफ कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं क्लियरली अबाउट दिस कंट्रीज फ्यूचर. तो कंट्री के फ्यूचर का वो वेट कर रहे हैं कि फ्यूचर रिलेशनशिप यूरोपियन यूनियन के साथ कैसा होगा, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट को रोक रखा है. यहाँ पे 2 चीजें सीखने वाली हैं, एक होता है अवेट, एक होता है वेट. अवेट का मतलब ही वेट फॉर होता है, इस बात को ध्यान रखना. और अवेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये अपने बाद जरूर ऑब्जेक्ट लेती है. वी अवेट द प्रपोजल्स विद द इम्पेशंस. तो हमने प्रपोजल का वेट किया इम्पेशंस के साथ, उतावलापन हो रहा था कि कब आएगा प्रस्ताव, कब आएगा. तो इसके बाद देखो नाउन या प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. आप ऐसा ही बोल सकते हो, वी वेट फॉर द प्रपोजल्स, एक ही बात है.
तो वो कह रहा है वी कैन से आई एम वेटिंग, हम ये तो बोल सकते हैं बट हम ये नहीं कह सकते आई एम अवेटिंग। कारण क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है ना, तो आई एम अवेटिंग कुछ नहीं होता, आई एम वेटिंग जरूर होता है। क्वेश्चन पे वापस आऊं तो अगर आप अवेट लिख दे रहे हो, अवेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने बाद जरूर ऑब्जेक्ट लिखती है कि आप किसका वेट कर रहे हो। आई एम अवेटिंग हर, आई एम अवेटिंग समथिंग, क्योंकि उसका मतलब वेट फॉर ही होता है, तो आगे कुछ लिखना ही पड़ेगा आपको। नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट मतलब होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, बट ये तो एडवर्ब है। दे अवेट क्लियरली, क्लियरली एडवर्ब की क्या जरूरत है, तो मतलब लिखा हुआ गलत है। अब यहां पे भी देखेंगे अवेट के बाद लिखा हुआ कॉन्स्पिक्यूअसली, कॉन्स्पिक्यूअसली भी क्लियरली का ही सिनोनिम है, तो ये भी एडवर्ब है, मैं ये भी गलत। अवेट के साथ फोर आता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो फोर ऑलरेडी होता है, तो ये गलत। अब बचा क्या, या तो वेट फॉर या अवेट, एक ही बात होती है, दोनों ही लगा सकते थे। तो दे वेट फॉर क्लैरिटी या दे अवेट क्लैरिटी, वो भी सही होता, तो मतलब ए वाला आपका आंसर है। कि एविडेंस इंडिकेट करते हैं कि जो बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं क्योंकि वो क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि कंट्री का क्या फ्यूचर रिलेशनशिप होगा ईयू के साथ। जो मेल ग्रूमिंग ट्रेंड है ना इंडिया में, इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड विद सेलिब्रिटीज। मेल ग्रूमिंग मतलब ये बालों की समझ, स्टाइल कटिंग, ये दाढ़ी का स्टाइल बिल्कुल इस तरीके का। द मेल ग्रूमिंग ट्रेंड इन इंडिया, उससे पहले तो लड़के बस ऐसे ही बाल बिखरे हुए हैं, बिल्कुल दाढ़ी बढ़ी हुई है, ऐसे ही रह रहे थे क्या। तो सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस्ड है जो मेल ग्रूमिंग ट्रेंड है। ये वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ना, किसी से इन्फ्लुएंस्ड है तो पैसिव चाहिए, बी की फॉर्म के बाद V3 आएगा। कहाँ पे V3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और बाय आना चाहिए ना, क्योंकि किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है ना, तो बाय यहाँ पे है तो सी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बनाएंगे भाई जल्दी से। ईरान साइंड द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विच कॉन्स्ट्रेन इट्स एबिलिटी टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि ईरान ने साइन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि कॉन्स्ट्रेन करता है, कॉन्स्ट्रेन मतलब लिमिट करता है उसकी एबिलिटी को, जिसमें वो एक्वायर कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। अब अगर आप देखेंगे हर जगह यही है, विच 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 विच, बात पास्ट की चल रही है तो V2 है, तो यहाँ पे भी आपको V2 चाहिए होगा। तो कॉन्स्ट्रेन का मतलब भी लिमिट करना, लिमिट का मतलब भी लिमिट, और रिस्ट्रेन का मतलब भी लिमिट करना, इम्पीड का मतलब भी बाधा आना, अड़चन आना, लिमिट हो जाना। बट यहाँ ये V2 नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा टर्म चाहिए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस पता है आपको, सिखाया हुआ है आपको। एक होता है इट्स, एक होता है इट्स। इस वाले इट्स के तीन मीनिंग थे, इट इज, इट वॉज, इट हैज। और ये वाला जो इट्स है इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ईरान ने साइन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन, जिसकी वजह से लिमिट हो गई है उसकी एबिलिटी। किसकी एबिलिटी, ईरान की एबिलिटी, जिसमें वो अब नहीं एक्वायर कर सकता क्या, न्यूक्लियर वेपन्स। समझो इस चीज को। तो इट्स यहाँ पे कौन से वाला चाहिए, ईरान के लिए चाहिए, तो इसके लिए चाहिए, पोजेशन बताने के लिए चाहिए कि ईरान की एबिलिटी। तो पोजेशन बताने के लिए चाहिए तो वो ये वाला होता है, ना कि ये वाला। तो ये जहां जहां कटा मारो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट आंसर है। जो डिसमल ट्रेंड्स है जीडीपी के, ये प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेंड्स जो है वो मेन सब्जेक्ट है, तो आगे वर्ब प्लूरल चाहिए। जो डिसमल, डिसमल मतलब डिसमल होपलेस कह सकते हैं आप लोग, ग्लूमी हम कहते हैं। जीडीपी में हमें बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही है, तो जो एनालिटिक्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो डिसमल है। जो डिसमल जो ट्रेंड्स है जीडीपी के, उसने चिंताएं जो है, डर जो है, उसे बढ़ा दिया है कि जो सेंटर है अब इंक्रीज कर देगा उसकी रिलायंस किसके ऊपर, स्पेशल सेसेस एंड सरचार्ज के ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो प्लूरल चाहिए, तो ये वाला सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इधर प्लूरल इधर। अब बताओ अराइजन आएगा कि इंड्यूस आएगा, बताओ जल्दी से बताएंगे। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, बिल्कुल सही। इंड्यूस का मतलब होता है किस चीज को कन्विंस करना, तो यहाँ कन्विंस करने की बात नहीं हो रही है, ए आंसर हो जाएगा ना। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। इंड्यूस करना,
इंड्यूस करना बूस्ट करने से रिलेटेड भी होता है क्या? डिसमल ट्रेंड्स जो है जीडीपी के, ओके कोई बात नहीं, समझेंगे यहाँ पे। इंड्यूस के दो मीनिंग होते हैं, समझो उस चीज को। जो डिसमल ट्रेंड्स है जीडीपी के, अच्छा पहले तो आप अराउज और अराइज में डिफरेंस समझो, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। लिखा हुआ है क्या मैंने? हाँ लिखा हुआ है। अराइज जो है, अराइज का मतलब होता है कि कोई चीज हुई, जैसे प्रॉब्लम अराइज हो गई है, डिफिकल्टी अराइज हो गई है, तो किसी चीज का अकरेंस होना, कोई चीज होना, कोई प्रॉब्लम इशू कोई डिफिकल्टी आ गया। अराउज का मतलब होता है कुछ अवेकन करना या स्टिमुलेट करना, मतलब इमोशंस को अराउज करना, डर को अराउज करना। तो उसी का ही दूसरा नाम एक्चुअल में इंड्यूस है, समझे कि नहीं? उसी का ही दूसरा नाम इंड्यूस है। इंड्यूस का मतलब भी किसी चीज को बढ़ाना, इंड्यूस करना। वो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो अब जो जीडीपी के डिसमल ट्रेंड्स हैं उसने बढ़ा दिया है डर को, ये बोलना था। तो पहली बात तो प्लूरल है, तो प्लूरल चाहिए होगा, ये गलत और ये गलत। अब यहाँ पे और यहाँ पे अब डर को बढ़ाने की बात हो रही है, अराइजन नहीं आ सकता। भले ही हैव के बाद V3 चाहिए, V3 चाहिए, बट ये जो V3 है यहाँ अगर अराउज्ड होता तो ठीक होता, क्योंकि डर बढ़ाने के लिए अराउज, अराउज का मतलब किसी इमोशन को बढ़ा देना, तो फियर एक इमोशन ही तो है, समझे कि नहीं? बट अराइज, अरोज, अराइजन ये टर्म नहीं आ सकती, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज का होना। प्रॉब्लम अराइज कर गई है मतलब पनप गई है, डिफिकल्टी आ गई है। डर के लिए ये टर्म यूज नहीं होता, इमोशंस के लिए अराउज यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी गलत है, बी आंसर है, क्योंकि इंड्यूस और अराउज दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो वो गलती होगी थी, करेक्ट कर लीजिएगा। द न्यू डेडलाइन गिव्स द कमीशन time to incorporate the effect of frequent revisions in India's goods and service tax rates। तो न्यू डेडलाइन ने कमीशन को टाइम दिया कि वो इनकॉर्पोरेट करे। 2 के बाद V1 है, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। 2 के बाद V1 V1 V1। अब फ्रीक्वेंट रिविजन्स के इफेक्ट को ऐड करना है, तो इनकॉर्पोरेट का मतलब भी ऐड होता है, इंक्लूड का मतलब भी। कॉन्क्लूड क्यों करेंगे भाई? डेडलाइन दी है कि तुम ऐड कर लो, खत्म कर लो, कॉन्क्लूड करने का सेंस नहीं है यहाँ पे। डिसमेंटल का मतलब होता है पुर्जे पुर्जे खोल देना, जैसे कोई मशीन है उसको आपने खोल दिया, उसका एक एक पार्ट अलग कर दिया, तो वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंट रिवीजन के इफेक्ट को क्या करना है? डिसमेंटल थोड़ी करना है। तो बी और सी गलत है। अब या तो ए या तो ऊपर लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा अफेक्ट इफेक्ट में क्या फर्क है। अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है, तो हमें नाउन चाहिए। द आर्टिकल लगा पड़ा है, मतलब नो इंप्रूवमेंट है। जो न्यू डेडलाइन है उससे कमीशन को टाइम दिया कि भाई तुम ऐड करो फ्रीक्वेंट रिविजन्स के जो इम्पैक्ट है उसको, किसमें? इन इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट्स। कंट्रीज opted out of the regional comprehensive economic partnership agreement as they were afraid of be swamp with। अब swamp with हो गया, flood with हो गया, इसका मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, filled with something। ऑफ के बाद वर्ब ing फॉर्म में होती है, तो बी नहीं बीइंग होना चाहिए, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे है, तो ए आंसर हो जाएगा। तो कंट्रीज बाहर निकल गई हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से, क्योंकि उनको डर है कि भाई देवर अफ्रेड ऑफ बीइंग स्वैम्प्ड विद चीप चाइनीज गुड्स, कि कहीं उन कंट्रीज में चाइनीज जो माल है, घटिया माल है, वो पूरा का पूरा भर ना जाए, और जो लोकल माल है, जो डोमेस्टिक उनका मैन्युफैक्चरिंग जो वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उन पर लोग ध्यान ना दें। तो भर जाना, स्वैम्प विद, फ्लडेड विद। तो ऑफ के बाद वर्ब ing फॉर्म में चाहिए थी, यहीं पे है, ए आंसर है। इवेंचुअली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रोनाउंस किया है क्या, कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो सकती है बिना किसी रेगुलेटर के। तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, तो उसके तुरंत बाद वर्ब चाहिए होगी ना, सीधा ing फॉर्म तो आ नहीं सकता, आप लोग जानते ही हैं। तो वर्ब ये रही, ये रही और ये रही। क्वैश का मीनिंग क्या होता है? क्वैश का मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, इनवैलिड कहकर, लीगल प्रोसीजर के थ्रू। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया होगा ना, डिसीजन दे दिया होगा ना कि ऐसा नहीं हो सकता बिना रेगुलेटर के, तो बात पास्ट की है। तो प्रेजेंट नहीं चाहिए, प्रेजेंट नहीं चाहिए, पास्ट सिर्फ यहाँ पे ए आंसर है। असर्ट मतलब कोई बात ताल ठोक के कही है, मतलब डिसीजन दिया, डायरेक्ट किया है एक तरीके से। असर्ट का मतलब यहाँ पे ये है, प्रेजेंट हमको नहीं चाहिए। Defense research and development has huge potential to absorb innovation, which is not only limited to R&D organizations but can sprouted from any corner of the country। ये जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ना, इसका ह्यूज पोटेंशियल है कि अब्जॉर्ब कर सकते हैं इनोवेशन को, जो कि ना कि सिर्फ लिमिटेड है R&D तक, बल्कि कहाँ से आ सकती हैं? कंट्री के किसी भी कॉर्नर से आ सकती हैं, पनप सकती हैं, उभर सकती हैं, ये सेंस देना है।
स्प्राउट का मतलब क्या होता है? वही उभरना होता है, कुछ निकलना हो सकता था, बट कैन मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ये तो ईडी वाला है, तो ये गलत हो गया। रिसाइंड का मतलब कैंसिल करना, तो कंट्री के किसी भी कॉर्नर से कैंसिल नहीं हो सकती है। वो कह रहा है ना कि यहां तक लिमिटेड है, बल्कि कंट्री के किसी भी कॉर्नर से आ सकती है, लिमिटेड नहीं है किसी एक जगह तक, कहीं से भी आ सकती है। बट इसका मतलब कैंसिल करना होता है, कैंसिल का कोई सेंस नहीं है। सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, मतलब पुरानी चीज को अपडेट करके कोई नई चीज आ गई है, सुपरसीड कर दिया, मतलब इस चीज ने पुराने वाली को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो ऑर्थोडॉक्स कह रहा हूँ, आउट ऑफ डेट हो गया है। समझे, नया मॉडल आ गया तो पुराने वाला आउट ऑफ डेट हो गया, तो इसने उसको सुपरसीड कर दिया। तो यहाँ पे कंट्री के किसी भी कॉर्नर को सुपरसीड करने की बात नहीं हो रही है। वो ये बोल रहा है कि जो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट है, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है कि इनोवेशन जो है कहीं से आ सकती है, ना कि सिर्फ R&D ऑर्गेनाइजेशन से, कंट्री के किसी भी कॉर्नर से कहीं से आने की बात हो रही है, पनपने की, उभरने की, इंक्रीज होने की। वो सेंस स्प्राउट से था और बर्जन से था। बर्जन का मतलब भी ग्रो करना या फ्लोरिश करना, और यहाँ कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म भी है, तो मतलब सी आंसर है। नेशनल स्कूल ऑफ जो ड्रामा है इज वन इन द फॉरमोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड एंड द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स इन इंडिया। काफ़ी जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, वेतरन जो एक्टर्स हैं यहाँ से निकले हुए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नसीरुद्दीन शाह है, मनोज बाजपेयी है, शाहरुख खान है। तो जो अगर आप देखेंगे थिएटर जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, उनका जो एक्टिंग स्किल्स होता है काफ़ी अच्छा रहता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज वन इन दी फॉरमोस्ट, वन ऑफ होता है पहले पॉइंट, तो वन इन नहीं आएगा, वन ऑफ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब पॉजिटिव बात हो रही है ना, अगर पॉजिटिव, अब वन ऑफ इट्स काइंड बोला है, पूरी इंडिया में एक ही है इस तरीके का, तो पॉजिटिव बात हो रही है। तो शॉडी का मतलब होता है घटिया क्वालिटी का, तो ये तो आएगा नहीं। रेस्ट का मतलब भी कोई बर्बाद या घटिया क्वालिटी। अनसरपास्ड है, मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, बाकियों से बढ़िया है, ग्रेटर देन एनी अदर, अनसरपास्ड, जिससे आगे कोई ना निकल पाए, सबसे आगे, अनसरपास्ड, बी हो गया। द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एग्रेवेटेड एफर्ट्स टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताया जा रहा है, तो एग्रेवेटेड एफर्ट्स लगा रही है। एग्रेवेटेड का मतलब होता है बद से बदतर, तो नेगेटिव एफर्ट्स क्यों लगाएगी, पॉजिटिव लगाएगी ना, लिखा हुआ गलत है। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है कोई चीज जीर्ण अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है, तो ऐसे एफर्ट्स भी नहीं होंगे। ये गरीबी से रिलेटेड है। इम्पोवरिश, तो ये भी नहीं आएगा। कंसर्टेड, कंसर्टेड मतलब मिले जुले, सब मिलकर कोलैबोरेशन में एफर्ट लगा रहे हैं ताकि इंडिया को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जाए बिजनेसेस के लिए, प्रोवाइड करवा के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस। काउंटर करने के लिए किसको, परवेजिवनेस को। किसकी परवेजिवनेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। परवेजिवनेस का मतलब होता है किसी चीज की अकरेंस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन से होते हैं, जो कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, जो जनरली हो जाए, डायबिटीज़, कैंसर वगैरह इस टाइप की जो डिसीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, हार्ट से रिलेटेड है, ये नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल मतलब जो कांटेक्ट में आने से सामने वाले तक पहुंच जाए, कंटेजियस जो होते हैं, जो स्प्रेड हो जाए। तो 2 के बाद V1 चाहिए पहला पॉइंट, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इंड्यूस का मैंने बताया, इंड्यूस के बेटा 2 मीनिंग होते हैं। एक इंड्यूस का मतलब किसी को कन्विंस करना भी होता है, परसुएड करना भी होता है। एक इंड्यूस का मतलब बढ़ाना भी होता है, जैसा कि हमने वो फियर्स वाले कॉन्टेक्स्ट में देखा था। तो अगर काउंटर करना है किसको, परवेजिवनेस को। परवेजिवनेस मतलब हर जगह है ना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है डिसीज की, इधर भी प्रॉब्लम है, उधर भी प्रॉब्लम है, परवेजिवनेस उसको बोलते हैं। अब परवेजिवनेस, प्रेवलेंस, यूबिक्विटी और प्रेवलेंस ये सब सेम है, तो यहाँ से तो आप कुछ नहीं छेड़ सकते, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है, आपको इधर से ही देखना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि जो डिसीज है, जो डिसीज की यूबिक्विटी है, यूबिक्विटी मतलब जो हर जगह है, तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, तो ऑफकोर्स कम करेंगे ना, तो ये गलत हो गया ना। इंड्यूस का मतलब बढ़ाना हो गया, और इंड्यूस का मतलब कन्विंस करना भी हो, तो कन्विंस करने की तो बात ही नहीं है। जो डिसीज है, जो मौजूदगी है उनकी, प्रेवलेंस का मतलब जो हर जगह मौजूदगी होना। डिसीज की जो मौजूदगी है उसको डिटरमाइन क्यों करेंगे भाई, डिटरमाइन नहीं करना। आगे बोला देयर इज अ नीड फॉर अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड डाइटरी हैबिट्स, तो उनको डील अगर आपको करना है, उनसे उभरना है, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और गुड डाइटरी हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा, वो ये बोल रहा है। तो उनसे डील करने की बात हो रही है, ना कि उनको डिटरमाइन करना है, उनको डिटरमाइन नहीं करना है, एड्रेस करना। एड्रेस का मतलब डील ही होता है, ठीक लिखा हुआ है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टू एड्रेस द प्रेवलेंस ऑफ एनसीडीज देयर इज नीड फॉर अडॉप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड डाइटरी हैबिट्स। द प्रिंस एज्यूमिंग द कंट्रीज लीडरशिप फ्रॉम हिज फादर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इन 1950। सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब चाहिए होगी,
पास्ट की बात हो रही है ना, कि जिसने रिज़ाइन किया 1950 में, तो उसके बाद उसका जो प्रिंस है, मतलब जो बेटा है ऑफ कोर्स, वो आ गया होगा, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली होगी, तो सब्जेक्ट के बाद V2 चाहिए। आईएनजी कहाँ से आ गया? यहाँ पे ये नहीं है। अगर अंडरटुक होता, वहां पे अंडरटुक का मतलब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, कंट्री की लीडरशिप अपने हाथों में ले लेना, तो सही होता है। ये तो थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद थर्ड फॉर्म वर्ब बना के लगा नहीं सकते। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गद्दी को छोड़ देना। तो रिजाइन किया पापा ने, तो लीडरशिप उसने ले ली होगी ना, उसके बेटे ने, त्याग थोड़ी दी होगी। तो ए भी आपका गलत हो गया। तो क्या आंसर है? शोल्डर्ड। शोल्डर का मतलब अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले ली जब उसके पापा ने रिजाइन किया पोस्ट से। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो एक्टिवली वर्क कर रही हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को। थ्रू म्यूचुअल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, ताकि एड्रेस किया जा सके बैरियर्स को जो कि हैं पर्टिकुलरली वर्नरेबल ग्रुप्स के लिए। 2 के बाद V1 चाहिए। ये एड्रेस होता तो 1% सही होता है, एड्रेसेस है ये, तो एस या ES वाला है। टू डील विद भी सेम है, टू एड्रेस भी सेम है, टू टैकल भी सेम है, तीनों का मीनिंग सेम है। स्टम्बल ब्लॉक कोई टर्म नहीं होता, स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, ध्यान रखिएगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक एक टर्म होता है, जो होता है, ये नाउन होता है। स्टम्बलिंग पूरा एक वर्ड है ये, स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन बाधा को बोलते हैं। इम्पीडिमेंट भी ऑब्स्ट्रक्शन को ही बोलते हैं, सेम चीज है। ऑब्स्ट्रक्शंस, इम्पीडिमेंट्स, बैरियर्स, ये सब सेम है। तो स्टम्बल ब्लॉक तो कोई टर्म ही नहीं है, ए भी गलत हो गया। अब बचा बी या सी। तो आपको पता है वट का यूज नहीं कर सकते, दैट का यूज करेंगे, क्योंकि आगे जो वर्ब आ रखी है मे रिमेन, ये वर्ब है ना, तो बैरियर्स के लिए आई हुई है ना। तो वट तो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसके पहले कोई नाउन होता ही नहीं, हमने पढ़ा हुआ है ये तो रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लास के अंदर। तो बी नहीं होगा, सी होगा, सी आंसर है। स्टम्बलिंग ब्लॉक लिखा हुआ, आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर? तो टू टैकल द इम्पीडिमेंट्स, बाधाओं को टैकल करने की बात हो रही है यहाँ पे। नानक बिलीव दैट सुप्रीम पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेनिंग एनलाइटनमेंट। गुरु नानक जी की बात हो रही है कि वो ये मानते थे कि सुप्रीम पर्पज क्या है इस लाइफ का, कि मोक्ष की प्राप्ति है, निर्वाण की प्राप्ति है, या फिर अ स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये इस ह्यूमन लाइफ का गोल है, वो ये बोल रहे हैं। फिर से 2 के बाद V1 चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर है, ING नहीं आएगा। फोरगो का मतलब त्यागना होता है, जबकि एनलाइटनमेंट, यहाँ पे एनलाइटनमेंट कोई वही मोक्ष निर्वाण की बात हो रही है, इंग्लिश नेम है ये, तो त्यागेंगे थोड़ी, उसको पाना है ना, तो गलत हो गया। लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना, तो उसका फायदा नहीं उठाना, उसे अटेन करना है, ऑब्टेन करना है, गेन करना है, बी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन ओवर करते हैं। टॉलरेंस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस नॉरिशेस द सेक्युलर कमिटमेंट ऑफ आवर नेशन एंड इट्स पीपल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर टॉलरेंस आ जाए, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस आ जाए। टॉलरेंस मतलब मैं सामने वाले धर्म को अपना रहा हूँ, कि ये अलग विचारधारा वाला है, मैं अलग विचारधारा वाला हूँ, हम सब मिलके रह सकते हैं। या अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोग, कस्टम्स ट्रेडिशंस, अलग अलग रेसेस के लोग रह सकते हैं, विविधता है, तो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है, हम सब मिलके रहेंगे और सब एक दूसरे की बातों को समझते हैं, है ना। टॉलरेंस, इनटॉलरेंस नहीं है, इनसेंसिटिव नहीं है हम लोग चीज़ों को लेके। तो टॉलरेंस और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस आ जाए ना, तो शांति हो सकती है, दुनिया में हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कर सकती है? नॉरिश कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। किसको? सेक्युलर कमिटमेंट को, धर्मनिरपेक्षता को, कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे। कहाँ पे? हमारे नेशन में और उसके लोगों में भी ये इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है, अगर लोगों में टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस आ जाए तो। एक और एक दो टर्म है एंड से जुड़ी हुई है, तो भाई ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लेता है ना, तो ये गलत हो गया, नॉरिश आना चाहिए था, लिखा हुआ गलत है। फोस्टर का मतलब भी बूस्ट करना होता है। नॉरिश और फोस्टर दोनों सेम थे, बस वो सिंगुलर था, ये प्लूरल है। अंडरमाइन और सबवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना। तो सेक्युलर कमिटमेंट, सेक्युलर मतलब सभी धर्मों का आदर हो, तो उसको वीक नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा अगर टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस आ जाए तो। पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों का मीनिंग सेम है। अंडरमाइन और सबवर्ट दोनों का मतलब वीक करना, तो ए हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, फोस्टर मतलब बूस्ट करना। इसी के साथ हमारे लेवल 2 के क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने लेवल 1 के भी देखे और आपने लेवल 2 के भी क्वेश्चंस देख लिए। अप्रोच करने का तरीका पता लग गया आपको, ये भी पता लग गया कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कैसे कैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, कभी ग्रामर से कर रहा हूँ, कभी कॉन्टेक्स्ट से कर रहा हूँ।
तो ये दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ग्रामर तो अच्छी होनी ही चाहिए, प्लस वोकैब और रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन अगर आप बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और बाकियों से आगे निकलना चाहते हैं। तो मेरा सबको ये सजेशन है, डेली बेसिस पे रीड जरूर किया करें, चाहे आधा घंटा 20 मिनट जितनी भी देर रीड करना है रीड करिए, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं आरसी क्लोज पैराजम्बल्स वो भी आपके अच्छे होने लगेंगे अगर आप रीड करते हैं तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।